भाई वर्क, एनर्जी एंड पावर, इसका रिवीजन लेना है हमें। वर्क मीन्स क्या होता है, फोर्स into displacement but in the direction of force and displacement, but displacement कहाँ होना चाहिए, in the direction of force। यानी फोर्स का जो डायरेक्शन है वही डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किसी एंगल पे है तो इस केस में फॉर्मूला बनता है F इंटू एस कॉस थीटा। यानी वर्क डन जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या है, डॉट प्रोडक्ट। मैक्सिमम वैल्यू कब होगी फोर्स की, जब थीटा क्या होगा, 0 डिग्री, यानी एफ और एस सेम डायरेक्शन में होंगे। वर्क डन की मिनिमम वैल्यू होगी जब वो निगेटिव होगा, जब थीटा क्या होगा 180 डिग्री, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। एंड वर्क डन की वैल्यू 0 होगी कब, 3 केसेस बनते हैं हमारे पास। वर्क डन कब कब 0 होगा, नंबर 1 if theta is 90 degree, number 2 when force is 0, number 3 when displacement is 0। थीटा 90 मतलब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स 90 डिग्री पे चल रहे हैं। जैसे एक कूली अगर एक लोड लेके चल रहा है, फोर्स तो कहाँ लगा रहा है, वो अपवर्ड मूव कर रहा है फॉरवर्ड, तो उस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। अब ये जैसे हम माने कि भाई बच्चा कोई सोचे मैं आज एक वॉल को पुश करूंगा, यहाँ से अपनी जगह से हिला दूंगा पूरा, डिस्प्लेसमेंट होगा क्या, 0। तो वर्क डन तब भी क्या होगा, 0। अगर कोई सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो भी उसका वर्क डन क्या होगा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इस केस में, 0। अगर हम फोर्स अप्लाई नहीं करें तो भी वर्क डन क्या होगा, 0। तो ये तो हमने देखा कि वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या फिर 0 हो सकता है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्क डन, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0। पॉजिटिव वर्क डन मतलब जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होगा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट अपोजिट तो नेगेटिव वर्क डन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर तो 0 वर्क डन। ठीक है। नेगेटिव वर्क डन का एग्जांपल देखें, ग्रेविटेशन, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। मैंने एक ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो किया, मैंने कहाँ लगाया फोर्स, अपवर्ड, है ना। ऑब्जेक्ट भी कहाँ जा रहा है, तो मैंने तो पॉजिटिव वर्क डन किया। वर्क ऑब्जेक्ट अपवर्ड जा रहा है, ग्रेविटी नीचे की तरफ वर्क कर रही है, नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है, मतलब ग्रेविटेशन वर्क डन कैसा हुआ, नेगेटिव। जैसे हम फ्रिक्शन की बात करें, फ्रिक्शन में ऑब्जेक्ट जहां जाता है फ्रिक्शन उसके अपोजिट लगता है, अपोजिट टू मोशन होता है, दैट इज ऑल्सो नेगेटिव वर्क डन। तो नेगेटिव वर्क डन के दो अच्छे एग्जांपल कौन कौन से हैं हमारे पास, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी और फ्रिक्शनल फोर्स। यूनिट क्या होती है वर्क डन की, वर्क डन का फॉर्मूला देखा क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, न्यूटन इनटू मीटर। 1 न्यूटन ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क डन क्या होगा, 1 जूल। ये कौन सी यूनिट है, एसआई यूनिट। इसी की एक सीजीएस यूनिट क्या होती है, अर्क। रिलेशन 1 जूल 10⁻⁷ अर्क। ये जूल और अर्क का रिलेशन आ गया। टाइप्स ऑफ वर्क डन क्लियर हुए, कौन कौन से होते हैं हमारे पास। वर्क डन अगर अगेंस्ट ग्रेविटी किया जाए तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है m इंटू जी इंटू एच। इस तरह से हमारे पास वर्क डन के क्या क्या फॉर्मूलाज बन गए, फर्स्ट वन फोर्स इंटू
डिस्प्लेसमेंट, और अगर एंगल गिवन है तो एफ इज कॉस थीटा। ये वाला कब लगाएंगे? जब एंगल 0 हो। अगर अदर देन 0 एंगल है तो आपको क्या लगाना होगा? एफ एस कॉस थीटा। एफ और एस के बीच में क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट। क्लियर है? तो अभी तक हमने वर्क डन के बारे में पढ़ा, ये क्लियर हुआ सबको? वर्क डन और उसके टाइप क्लियर है, क्या क्या होते हैं? अब आते हैं हम लोग एनर्जी पे। ऐसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं एनर्जी के पर हमारे कोर्स में पोटेंशियल और क्या है? काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो इसके दो टाइप होते हैं। नंबर 1, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी ड्यू टू पोजीशन और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्यों है? बिकॉज ऑफ इट्स हाइट, पोजीशन। इसलिए इस केस में फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का? mgh, that is similar to the work done against gravity. Next one, elastic potential energy. This is energy possessed by object due to change in shape. चेंज इन शेप, जैसे स्प्रिंग को स्ट्रेच किया तो स्प्रिंग को स्ट्रेच करने से उसमें कौन सी एनर्जी आ जाती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। एंड हाइट की जो ड्यू टू हाइट जो एनर्जी होती है उसको कौन सी एनर्जी बोलते हैं हम? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मैंने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, वो एनर्जी कौन सी बन गई? इलास्टिक पोटेंशियल। तो अब हम उसको डिराइव करेंगे। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पजेस्ड बाय स्प्रिंग। तो पोटेंशियल एनर्जी पजेस्ड बाय स्प्रिंग हमें फाइंड करनी है जब हम एक स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने x डिस्टेंस से स्प्रिंग को स्ट्रेच किया एंड मैंने इस पे फोर्स F अप्लाई किया है, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? x। बट ये फोर्स जो स्प्रिंग लगा रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं, बिकॉज हमने एक्शन F की तो रिएक्शन भी क्या होगी? F होगी। रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड बाय स्प्रिंग is represented by F and that should be opposite to the applied force. तो जब मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो इसमें कांस्टेंट आएगा लेकिन साथ में माइनस साइन भी आएगा। What does this minus sign indicates? That the direction of restoring force is opposite to the applied force. स्प्रिंग ने जो फोर्स लगाया वो अप्लाइड फोर्स के क्या है? and this K is known as spring constant, जिसकी यूनिट क्या होती है हमारे पास? न्यूटन पर मीटर। क्या यूनिट होती है इसकी? न्यूटन पर मीटर। अब फोर्स हमारे पास है K इंटू एक्स, बट सपोज मैंने स्प्रिंग को एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से स्ट्रेच किया, dx डिस्प्लेसमेंट से, तो ऑब्वियसली फोर्स होना चाहिए K इंटू माइनस के इंटू डी एक्स। फोर्स क्या होना चाहिए? माइनस के इंटू डी एक्स। ना हमें चाहिए वर्क डन, स्मॉल वर्क डन, सॉरी फोर्स तो यही रहेगा K इंटू एक्स, लेकिन वर्क डन क्या बन जाएगा हमारे पास? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन निकालने के लिए हमें दोनों साइड को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। F की प्लेस पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? kx, नेगेटिव साइन नहीं लेना अभी, k तो कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x²/2। सो जितना हम वर्क डन करते हैं दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो
इस तरह से हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है स्प्रिंग की U इक्वल टू kx² 2। ये क्या आई हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग। क्लियर? ये कहाँ से आई, कौन सी एनर्जी है, ये कौन सा एनर्जी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? अब आते हैं हम काइनेटिक एनर्जी पे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv²। अब एनर्जी पोटेंशियल हो, काइनेटिक हो या फिर वर्क डन हो, तीनों के ही यूनिट्स क्या होते हैं, जूल्स। यूनिट तीनों के सेम है। वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या कोई भी एनर्जी हो, उन सबके यूनिट्स और डायमेंशंस सब सेम रहेंगे। डायमेंशंस क्या होते हैं इनके, ml2 T-2। ठीक है? अब हमारे पास इसका डेरिवेशन आता है काइनेटिक एनर्जी का, वो डेरिवेशन समझते हैं। सपोज एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इनिशियल एनर्जी, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, मास m, एंड सपोज डिस्प्लेसमेंट जो है वो s है, लेकिन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमने क्या लिया इसका, dx। नाउ वर्क डन, स्मॉल वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू, होता है ऐसा, फोर्स को क्या लिख सकते हैं, dp बाय, लिख सकते हैं dp बाय dt। फाइनली dx बाय dt को क्या लिख सकते हैं हम लोग, dp इंटू क्या लिख दिया हमने, dx बाय dt। नाउ dx बाय dt इज वेलोसिटी, सो dw आएगा हमारे पास dp इंटू वेलोसिटी, बट dp इज, p मीन्स मास इंटू वेलोसिटी। मास तो कांस्टेंट है, मास को डिफरेंशिएट नहीं करना, तो बचेगा क्या, ये डिफरेंशिएटेड स्मॉल वेलोसिटी है, बट ये वेलोसिटी है तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको ऐसा लिखना है हमें। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, मास तो कांस्टेंट है, v का इंटीग्रेशन क्या आएगा, जैसे x का x² 2 आया था, v का आएगा v²/2। सो जो वर्क डन है वही किस में कन्वर्ट होगा, यहाँ काइनेटिक एनर्जी में। ये आ गया इस तरह से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ½ mv²। क्लियर है? तो ये क्या किया मैंने अभी, ये क्या डिराइव किया, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया। वर्क एनर्जी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स क्या होता है, वर्क डन। ये तब अप्लाई करना जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज दिया हो और तुम्हें वर्क डन फाइंड करना हो। तो वर्क एनर्जी थ्योरम का डेरिवेशन समझे हम लोग, जैसा अभी तुमने देखा dw क्या होता है, F इंटू फोर्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, dv बाय dt। ऐसा भी कर सकते थे, वो काइनेटिक एनर्जी में भी तुम लोग ऐसा कर सकते थे। ये क्या आ जाएगा, m dv, और dx बाय dt क्या बन जाएगा, mv dv। बट अब हम इसको इंटीग्रेट करते समय फ्रॉम u टू v इंटीग्रेट करेंगे, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की तरह ट्रीट करेंगे, इनडेफिनेट नहीं, क्योंकि दो वेलोसिटी है, फ्रॉम u टू v हमने चेंज किया है। पहले वाले में भी तुम लोग 0 टू v कर सकते थे, पर वो लिखने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्ट किया। m तो बाहर आ जाएगा, v का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, v²। अब डेफिनेट में क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं,
फिर माइनस लोअर लिमिट पुट कर दे, इस तरह से आ गया mv²/2 माइनस mu²/2। सो वर्क डन इक्वल्स टू आ गया चेंज इन काइनेटिक। दिस इज नोन एज वर्क एनर्जी थ्योरम। क्लियर है? तो कब यूज करना है इसका फॉर्मूला? जब चेंज इन वेलोसिटी गिवन हो और वर्क डन फाइंड करना हो। वेलोसिटी और वर्क डन का रिलेशन ये है हमारे पास। देखो स्प्रिंग का एनर्जी ग्राफ देखे, तो जब हमने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? मैक्सिमम। लेकिन उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जीरो। जैसे जैसे स्प्रिंग जो होगा वो कंप्रेस होना शुरू होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, पोटेंशियल जीरो। एंड देन ये धीरे धीरे काइनेटिक जीरो होती जाएगी तो पोटेंशियल अगेन मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि वो स्प्रिंग ऑसिलेट कर रहा है। जब हमने उसको स्ट्रेच किया तो पोटेंशियल मैक्सिमम, जब वो कंप्रेस हो गया तो काइनेटिक मैक्सिमम। फिर वो ओपन हुआ। कंप्रेस होना इज ऑल्सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग को आप स्ट्रेच करो या कंप्रेस करो, दोनों ही केस में आप उसकी पोटेंशियल एनर्जी को क्या करते हो? इंक्रीज करते हो। तो जब वो मीन पोजीशन पे होगा ना, तो उस केस में दोनों एनर्जीज क्या हो जाएंगी एकदम से, मतलब पोटेंशियल जीरो और काइनेटिक क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। अगेन जब वो कंप्रेस होना शुरू होगा तो पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगी, काइनेटिक जीरो। फिर वो एक्सपांड होगा, तो मिड पोजीशन पे आते से ही क्या होगा? देखो स्प्रिंग कैसा चल रहा है, सपोज ये इसकी रेस्ट पोजीशन है। अब मैंने इसको स्ट्रेच किया यहाँ तक, स्ट्रेच करके यहाँ तक ले आया, ये इसकी मेन पोजीशन है। जब यहाँ स्ट्रेच किया तो यहाँ पर क्या मैक्सिमम होगी? पोटेंशियल। यहाँ जीरो हो जाएगी पोटेंशियल, काइनेटिक मैक्सिमम। अब ये रिवर्स जाके कंप्रेस होगा, कंप्रेस हो गया तो अगेन कौन सी एनर्जी इंक्रीज हो गई? पोटेंशियल। अब एक्सपांड होगा, धीरे धीरे काइनेटिक में बढ़ेगी, काइनेटिक मैक्सिमम। ठीक है, पोटेंशियल जीरो हो गई, पर ये काइनेटिक से आगे जाएगा, पोटेंशियल मैक्सिमम, काइनेटिक जीरो। तो यही चीज इस ग्राफ में शो हो रही है। ये स्प्रिंग की डिफरेंट पोजीशंस बता रहा है हमें। तो ये समझ में आ गया होगा कि पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग में कैसे ऑसिलेट हो रही है। नाउ हम लोग एक रिलेशन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। जैसा पता है तुम लोगों को, मोमेंटम यानी क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? तो मैंने इसका स्क्वायर करता हूँ, क्यों? क्योंकि इससे m² v² मिल जाएगा। एक m को हम अपॉन में ले आते, इसके क्या बन गया? पर हाफ भी तो चाहिए, तभी तो काइनेटिक एनर्जी बनेगी। तो हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, क्या बन गया ये? इस तरह से p²/2m इक्वल्स टू क्या आ गया? यानी p² इक्वल्स टू क्या बन जाता है इस तरह से हमारे पास? p² आ गया 2m के, p आ गया √2m के। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि p² और k क्या होते हैं हमेशा डायरेक्टली, ये तो एक रिलेशन आया, लेकिन प्रोपोर्शनलिटी इस तरह से चलती है, p² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k। ये रिलेशन किसका है हमारे पास? मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी का। अब देखो टाइप्स ऑफ एनर्जी देखी हमने। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से जितनी भी एनर्जी है वो क्या होती है? कन्वर्ट होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल अगर एक ऑब्जेक्ट हाइट पे है तो उसमें कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल। जब वो नीचे आएगा तो वो एनर्जी किस में बदलना शुरू होगी? काइनेटिक में। तो ध्यान रखना, जब भी हाइट से ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी और धीरे धीरे वो किस में बदलना स्टार्ट होगी? काइनेटिक। अब हम पावर समझते हैं, पावर क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर।
एनर्जी क्या होता है? कैपेसिटी टू डू वर्क। अगर डेफिनेशन पूछी जाए व्हाट इज एनर्जी, तो एनर्जी होती है कैपेसिटी टू डू वर्क, बट पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। आप किस रेट से काम कर रहे हो, कितना काम कर सकते हो, वो एनर्जी है। किस रेट से कर रहे हो, कितना फास्ट वर्क कर रहे हो, दैट इज पावर। और पावर की यूनिट जो होती है हमारे पास 1 जूल बाय 1 सेकेंड इज नोन एज 1 वॉट। वॉट तो छोटी यूनिट है, इससे बड़ी यूनिट किलोवाट, मेगावाट, 10⁻⁶ वॉट, एंड 1 हॉर्स पावर जो कितना होता है 746 वॉट। ये सब पावर की यूनिट है। हमने क्या बोली डेफिनेशन? डेफिनेशन ऑफ पावर इज रेट ऑफ डूइंग। किसी मशीन की अगर एफिशिएंसी निकालनी है हमें, एफिशिएंसी ऑफ मशीन चाहिए जिसको हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100। इससे क्या निकाल सकते हैं हम? एफिशिएंसी ऑफ मशीन। पंप मशीन अगर एफिशिएंसी चाहिए तो आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर इनटू 100, बिकॉज कोई भी मशीन 100% पावर नहीं देती। आपने जो उसको दिया उसका 60% 50% ही एज एन आउटपुट देगी। तो इस तरह से हम जब भी एफिशिएंसी दी होगी तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। पावर का फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास? वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन के तुम्हारे पास कौन कौन से फॉर्मूला? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, mgh या एफ कॉस थीटा। अभी अगर मैं फोर्स का वर्क डन का फॉर्मूला ये लगाऊं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है ना। नाउ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी ना। तो एफ डॉट वी होता है पावर। यानी पावर का एक और फॉर्मूला बन गया हमारे पास, एफ इंटू वी कॉस थीटा या एफ डॉट वी। बट थीटा अगर 0 होगा तो पावर को हम फोर्स इंटू वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। तो पावर का एक और फॉर्मूला आ गया, फोर्स इंटू, क्वेश्चन में फोर्स दिया है, वेलोसिटी दिया है, पावर निकालने को बोला, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है भाई, जितने मैंने अभी तक फॉर्मूले बताए मैं लिख रहा हूँ। वर्क डन का मैंने बताया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ एस कॉस थीटा, एम जी एच। पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग हाफ के स्क्वायर, पावर वर्क डन अपॉन टाइम, फोर्स इनटू वेलोसिटी। क्लियर है? एंड वर्क एनर्जी थ्योरम बताया, वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन। ये इतने फॉर्मूलाज है जो अब तक हमने पढ़े यहाँ पर। क्लियर है सबको? ये देखेंगे मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल क्या होता है। हम एक ऑब्जेक्ट को ऐसे वर्टिकल सर्कल में घुमा रहे हैं, ठीक है, एंड हमें क्या फाइंड करना है कि इस पॉइंट ए पे उसकी क्या वेलोसिटी होनी चाहिए सो दैट इट कंप्लीट्स द सर्कल। 3 पॉइंट है हमारे पास, ए बी एंड सी पॉइंट। नाउ हमें कैलकुलेट करना है ए पॉइंट पे वेलोसिटी सो दैट इट कंप्लीट्स द सर्कल, अज्यूमिंग दैट कि ये एक बेस को टच कर रहा है। दैट मीन्स एट दिस पॉइंट हाइट इज 0। पॉइंट ए पे हाइट क्या है? 0। एंड हम ये भी अज्यूम कर रहे हैं कि सर्कल की रेडियस क्या है हमारे पास? r। यानी पॉइंट सी पे हाइट कितनी हो जाएगी इसकी? 2r, r प्लस r। क्लियर है? पॉइंट ए पे इसमें कौन सी एनर्जी होगी एट पॉइंट ए? एट पॉइंट ए कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ एम वी ए स्क्वायर होगा।
पॉइंट ए पे इस पे जो फोर्स लग रहा है अवे फ्रॉम सेंटर, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो क्या होता है mv² बाय आर, अवे टुवर्ड्स द सेंटर, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, और वेट कहाँ एक्ट करेगा, डाउनवर्ड, जो क्या होना चाहिए mg, सेंट्रीपिटल फोर्स mv² बाय आर टुवर्ड्स द सेंटर, लेकिन नीचे की तरफ क्या एक्ट कर रहा होगा इसका वेट, दैट इज mg। हमने अज्यूम किया कि जस्ट इक्वल है, ये क्या है यहाँ पर, सॉरी ये पॉइंट सी पे होगा ना, अभी नहीं करते इसको, छोड़ो इसको, ये पॉइंट सी पे होगा। तो पॉइंट ए पे हमने ये देखा, पॉइंट सी पे देखें, पॉइंट सी पे इसमें कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, और काइनेटिक भी होगी, क्या होगी, ऑब्वियसली वेलोसिटी जीरो थोड़ी ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी तो होगी, काइनेटिक भी होगी, एंड काइनेटिक क्या होगी, हाफ mvc²। नाउ बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये दोनों एनर्जीज क्या होनी चाहिए, पॉइंट ए की एनर्जी इक्वल होनी चाहिए एनर्जी एट पॉइंट सी। यहाँ से m कॉमन लेके कैंसिल कर देते हो, 2 से मल्टीप्लाई कर दे पूरी इक्वेशन को, तो va² आ जाएगा 4gr प्लस vc², आ गया हमारे पास, ये एलसीएम लेके m कैंसिल कर दिया है हमने, ठीक है, तो ये एक रिलेशन आ गया। दूसरा रिलेशन हम पॉइंट सी पे बनाएंगे, पॉइंट सी पे अवे फ्रॉम सेंट्रल लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, लेकिन टुवर्ड्स द सेंटर क्या लगेगा इसका, वेट, वेट डाउनवर्ड लगेगा। तो पॉइंट सी पे mv² बाय आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, mg, यानी पॉइंट सी पे वेलोसिटी क्या आ जाएगी हमारे पास, √gr। ये क्या आ गई पॉइंट सी पे वेलोसिटी। पॉइंट ए की वेलोसिटी निकालना है हमें, तो ये फॉर्मूला से बाकी है, va² क्या है हमारे पास, 4gr प्लस प्लस vc², तो va² क्या आ जाएगा हमारे पास, 4gr vc² यानी gr, यानी वेलोसिटी आ गई √5gr लोएस्ट पॉइंट पे, यहाँ पे वेलोसिटी होती है √5gr, यहाँ निकालोगे तो क्या आएगी 3gr √3gr, और यहाँ पर क्या आ गई रूट। इस तरह से वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाती है, लेकिन इतनी मेंटेन करेंगे तो ही क्या होगा, सर्कल कंप्लीट होगा। इतनी वेलोसिटी एटलीस्ट क्या करनी पड़ेगी, हमें मेंटेन करनी पड़ेगी। बट इस पॉइंट पे टेंशन कितना होगा स्ट्रिंग का, या जो भी ऑब्जेक्ट है उसमें टेंशन कितना होगा, तो टेंशन एट पॉइंट ए दो चीजों का सम होगा, वेट प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दोनों ही काम कर रहे हो उस समय। va क्या आया हमारे पास, √5gr, उसका स्क्वायर आ गया 5gr, mg प्लस 5mg, मतलब पॉइंट ए पे टेंशन कितना, हाईएस्ट टेंशन कहाँ होगा, पॉइंट ए पे, और वो कितना आया हमारे पास 6mg, क्लियर है। तो ये हमने क्या देखा, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल, क्लियर है। पॉइंट सी पे टेंशन हमने अज्यूम किया है कि 0 है, बस एक राउंड कंप्लीट करके आना है, यानी पॉइंट सी पे हमने अज्यूम किया कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और वेट इक्वल हो जाते हैं, नेट टेंशन 0, क्लियर है। इसलिए हमने दोनों को इक्वेट कर दिया था यहाँ पे, बिकॉज पॉइंट सी पे टेंशन क्या है 0, और पॉइंट ए पे क्या है 6 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, 6 टाइम्स वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, समझ गए, तभी वो क्या करेगा, एक राउंड कंप्लीट करेगा। अब इसी पे क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है हमारे पास कि सपोज हमारे पास h हाइट पे एक ऑब्जेक्ट है,
एंड हमें इसको नीचे लाके यहाँ पर एक राउंड कंप्लीट करवाना है, यहाँ एक राउंड कंप्लीट करवाना है, मतलब ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर है, और वो जब धीरे धीरे नीचे आएगा तो एक राउंड कंप्लीट करके आगे चला जाना चाहिए। एंड ये लूप की रेडियस क्या है r, ये हाइट क्या है h। ऑब्वियसली जब हाइट पे होगा तो इस पे कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल। वो किस में बदलेगी, हमें हाइट चाहिए तो वो कैसे आ जाएगी, v²/2g। वन राउंड कंप्लीट करने के लिए यहाँ वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, पुट करो यहाँ पे 5gr/2g, यानी 5r/2 हाइट होनी चाहिए। और अगर हाँ सॉरी रेडियस तो हमें पता है, मतलब हाइट निकालनी है तो क्या होगी 5r/2। ये यूज हो सकता है इसका मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल का। डेरिवेशन क्लियर हुआ है सबको?